जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपको जो एग्जाम गया होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया होगा। देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो 2025 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हम इसको एक दिन में ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करा था। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करेंगे। हाँ, आज सिर्फ हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको डीपली एनालाइज करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, डिस्कशन होता रहेगा। और इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, चाहे आपने इस बार अटेम्प्ट दिया हो, यानी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा हो, या आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो नेक्स्ट ईयर देने के लिए, तो उन सब के लिए आपके लिए क्या रहेगा, ये बेनिफिशियल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट कहाँ से पूछा गया, 6th क्लास से भी पूछा गया है। आपको दिखाऊंगा 6th क्लास का एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जो यूपीएससी का जो पेपर होता है वो इस तरीके से सेट करता है कि यदि आप जो मिडिल क्वेश्चन है, यानी कि जो मीडियम क्वेश्चन होता है वो, और आप इजी क्वेश्चन लेके चलोगे ना, तो इसी में आपका क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 30 से 35% को बात करें, इसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर ये आपके लिए हार्ड है तो सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हर एक एग्जाम हॉल में बैठा हुआ बच्चे के लिए हार्ड होता है। तो आप जो नेक्स्ट ईयर जब आप पेपर दोगे, यानी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम 2026 में पेपर देंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, जैसे एक होता है आपका जीएस का, दूसरा होता है सी सेट का। तो देखिए सी सेट में तो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये होता है आपका 200 मार्क्स का। जीएस में कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और ये भी होता है आपका 200 मार्क्स का। तो इसमें आपका क्या होता है, 0.66 नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। तो आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 60 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अगर हार्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो और उसमें अगर गलत जाता है तो आपका नेगेटिव मार्क्स कटेंगे 0.66। और प्रीलिम्स का मार्क्स कहीं ऐड नहीं होता है, तो इसलिए आपको सिर्फ प्रीलिम्स में कितना, 120 से 140 का टारगेट लेकर के चलना है। अगर आप इतना का टारगेट लेके चल रहे हो, आपका इतना मार्क्स आ रहा है, तो आप ऑलरेडी सेफ जोन में हो। क्यों? क्योंकि अभी तक यूपीएससी का जो कट ऑफ है वो 120 से ऊपर नहीं गया है। इसलिए आप सिर्फ इसको किसके लिए रखो, क्वालिफाई करने के लिए रखना है। यानी कि अगर आप सी सेट की बात करो तो उसमें आपको सिर्फ 33% चाहिए, और अगर आपको जीएस का पेपर क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स का, तो उसमें आप अपना टारगेट 120 से 140 भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 120 से 130 तक का लेकर चलो, तो इसमें आपका प्रीलिम्स क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो प्रीलिम्स में जो पेपर पूछे जाते हैं वो मेनली 4 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। पहला होता है जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद पूछा जाता है हिस्ट्री से, हिस्ट्री के बाद पूछा जाता है आपसे पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। इन्हीं चारों सब्जेक्ट से क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन, लेकिन ये जो बुक्स होते हैं या आप सब्जेक्ट की बात कर लो, ये थोड़े जा करके क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इस तरीके से। हिस्ट्री की बात करोगे तो एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट। पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 बुक्स फॉलो करनी है, एक एनसीईआरटी और दूसरा आपको, अगर आपको रमेश सिंह की बुक अच्छी लगती है तो आप रमेश सिंह की बुक को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये तो ओवरव्यू है। देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस करा था, 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। तो देखिए अगर हम स्टॉक की बात करते हैं और बॉन्ड की बात करते हैं तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा यानी कि ये हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया था
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनकम सोर्स क्या क्या थे। तो देखिए अगर हम बात करें स्टेटमेंट फिफ्थ की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अगर आरबीआई नोट प्रिंट करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके लिए इनकम सोर्स नहीं होगा, वो उसके लिए एक्सपेंडिचर होगा, मतलब खर्च होगा। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप एकेडमिक आंसर देखोगे, यानी कि जो अलग अलग वेबसाइट पे जो इंस्टीट्यूशन ने अपने आंसर लगाए थे, उसमें ऑप्शन जो फिफ्थ स्टेटमेंट है उसको भी सही बताया। मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होगा, मतलब फिफ्थ स्टेटमेंट नहीं होगा। आपको जैसा लगता है बता देना। इसका जो राइट आंसर था पहला और दूसरा था, तो हमने ऑप्शन ए टिक किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बताया गया था कि एक साइड पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, दूसरे साइड उसका फंक्शन है और वो किसके अंदर में काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो दूसरा और तीसरा सही था, लेकिन पहला गलत था। क्यों पहला? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ही काम करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या था, बी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए फोर्थ में क्या पूछा गया था, दो ऑप्शन दिए, मतलब दो स्टेटमेंट दिए गए थे, दो स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जैसे पहला स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि जो आरबीआई है वो मैंडेट है जितने भी लिस्टेड कंपनीज होते हैं हमारी कंट्री के अंदर में, लाइक यानी कि और वो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये आंसर क्या था, गलत था। इसका आंसर क्या था, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही सही था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए थे, किसके रिगार्डिंग में, एग्रीकल्चर रिगार्डिंग में, यानी कि जो एग्रीकल्चर टैक्स था ना उसके रिगार्डिंग में ये तो क्वेश्चन दिया गया था कि पहला स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो मुर्गी पालन होता है, यानी कि जो मुर्गी पाले जाते हैं और जो ऊन की जो खेती होती है, ऊन की जो बुनाई, मतलब जो ऊन की जो खेती होती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये स्टेटमेंट गलत था, क्यों? क्योंकि इन पे टैक्स लगाया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें आपके पास तीन स्टेटमेंट दिए गए थे, तीन स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो क्रिटिकल जो मिनरल्स है वो नहीं है। तो राइट आंसर में क्या था, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे दो ऑप्शन मतलब दो स्टेटमेंट दिए गए थे, किसके रिगार्डिंग में, एक दिया था बॉन्ड होल्डर के रिगार्डिंग में, दूसरा दिया गया था स्टॉक होल्डर के रिगार्डिंग में। देखिए जो बॉन्ड होल्डर होते हैं ना वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, और जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में दो स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट थे वो क्या थे, सही थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि तीसरे, इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए थे, तीसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि जो स्टॉक होल्डर होते हैं उसके कंपेयर में जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो बॉन्ड होल्डर होते हैं इन्हें ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, और जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। तो पहले इनको क्या करना होता है, इंटरेस्ट रेट पे जो लोन होते हैं वो मतलब देना होता है, तो जो भी प्रॉफिट बचता है वो ऑनर के पास जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया था, इसमें आपके पास तीन स्टेटमेंट दिए गए थे, तीनों में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इसकी स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग में पूछा गया था, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग में पूछा गया था, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है। तो इसमें भी हमारा पहला दूसरा सही था, लेकिन तीसरा गलत है। इसमें कहा गया था कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती, तो ये गलत है, बल्कि इसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी हमारे पास होती है। इसलिए राइट आंसर इसका आपको क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था, तीन स्टेटमेंट दिए गए थे, किसके रिगार्डिंग में, सर्कुलर इकोनॉमी के रिगार्डिंग में। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, वो किस पे फोकस करता है, रीयूज, यानी कि रीयूज, रिफर्निश, और किस पे यूज किया जाता है, रीयूज, रिसाइकल। तो इस पे फोकस करता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसका मिनिमम यूज करना और मैक्सिमम यूटिलाइज करना। तो इस बेसिस पे हमारा क्या था, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट था। तो राइट आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 किसके रिगार्डिंग में पूछा गया था,
तो ये पूछा गया था, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या था, गलत था। हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये पूछा गया था राजा राम मोहन रॉय के रिगार्डिंग में। इनके रिगार्डिंग में यहाँ पे इनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए और दोनों स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे जो राजा राम मोहन रॉय है, तो वो जो ईस्टर्न जो फिलोसफिकल सिस्टम थे, जो ट्रेडिशनली फिलोसफिकल सिस्टम थे, उससे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। पहला स्टेटमेंट कहा गया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने वेद, उपनिषद और जो भारतीय दर्शन शास्त्र था, यानी कि भारतीय दर्शन, उसकी स्टडी करी थी और उनका सम्मान किया था। तो उन्होंने लॉजिक कहा था कि लॉजिक के साथ साथ जो धार्मिक ग्रंथ है उनको भी समझने पर उनके द्वारा क्या दिया गया था, जोर दिया गया था, फोकस किया गया था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि वे चाहते थे कि जो भारतवासी है वो वैज्ञानिक सोच, रेशनैलिटी, ह्यूमन डिग्निटी और मैन एंड वोमेन समानता जैसे मूल्यों पर बनाए रखें, यानी कि मूल्यों को बनाए। तो ये स्टेटमेंट भी उनका क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। तो जैसे कि बताया था, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज जैसी जो इविल एक्टिविटी थी सोसाइटी के अंदर में, उसका विरोध किया था। और उन्होंने वुमेन एजुकेशन, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट की बात भी की थी। तो इसलिए हमारा जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो सी देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था किसके रिगार्डिंग में, नॉन वायलेंस प्रोग्राम के रिगार्डिंग में, जो कि किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए, 4 स्टेटमेंट में से बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहा गया था कि जो नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम था उसमें ये कहा गया था कि जो लो कोड, यानी कि जो लॉ कोड्स हैं और जो फॉरेन क्लॉथ्स है उसको क्या करना था, बॉयकॉट करना था, उसका त्याग करना था। दूसरा, जो भी इसमें स्ट्राइक की बात रखी गई थी वो क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। तीसरा, कहा गया था कि जो भी रेटिशंस ऑफ टाइटल्स है और हार्मोन्स है उसको बिना छोड़े ही क्या करना है, यानी कि उसको बिना छोड़े तो जैसे उनके द्वारा कहा गया था कि जो रेटिशंस ऑफ टाइटल्स है उसको क्या करना, बनाए रखना, लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से उपयोग ना करना, ये कहा गया था। चौथा स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि इसमें उनके द्वारा ये जोर दिया गया था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट है वो लोकल पंचायत के द्वारा ही उसको क्या किया जाए, सेटल किया जाए। तो इन तीनों में से बताना था कि इन चारों में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर था ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है, बट तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है ये समझिए। देखिए आंदोलन का जो एक बड़ा हिस्सा था वो क्या थे, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, टाइटल्स थी, उसको पूरी तरीके से क्या करना था, छोड़ देना था। उन्हें रखकर इस्तेमाल ना करना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से छोड़ना था। तो इसीलिए इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट गलत होते ही हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर निकल करके आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेटमेंट ही क्या है, हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, यहाँ पे एक इरिगेशन डिवाइस है जिसका नाम क्या दे रखा है, अगर हटा दे रखा है, ये अगर हटा नाम है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर डिवाइस का नाम है। तो इनमें से बताना इन चारों ऑप्शन में से क्या है। जैसे पहला कहा गया है एक वाटर बैग, जो कि किसका बना होता था, लेदर का बना होता था, और उसमें क्या किया जाता था, पानी भरा जाता था। पहला स्टेटमेंट यही कहा गया है। यानी कि जो अर्घट है नाम की जो सिंचाई इक्विपमेंट है, डिवाइस है, वो क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि चमड़े की बनी पानी की थैली थी जिसे पुली से खींचा जाता था। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक लार्ज, मतलब एक बड़ा सा व्हील था जिसमें क्या थे, मट्टी के बर्तन बंधे हुए होते थे, और उसको और उसमें जो स्पोक्स होते थे, स्पोक्स में क्या होते थे, बर्तन बंधे हुए होते थे, मट्टी के बर्तन, और उसको यानी कि जो बैल होते हैं, बैल के द्वारा और ह्यूमन पावर के द्वारा खींचा जाता था। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है, तो ये बिल्कुल सही है।
तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम तीसरा इसकी बात करें तो यह एक मतलब ट्रेडिशनली भारत की सिंचाई डिवाइस थी, मतलब एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाता था। इसे बैल या जो मानव शक्ति था उससे चलाया जाता था। घड़े पानी भरकर ऊपर आते थे और उसे खेत में छोड़ देते थे। तो इसी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, ये पूछा गया है आपको किसके बारे में, एक रूलर के बारे में। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब विलासा, यानी कि विचित्र चिता और गुना भरा, ये 3 कैरेक्टर दे रखे हैं और बताना था कि ये कैरेक्टर किस राजा के बारे में, किस रूलर के बारे में पूछा गया था। ये आपसे बात देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना, मत विलासा, इसका मतलब होता है मस्ती करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मस्ती करने वाला हो या मजाक को ज्यादा पसंद करता हो। गुना भरा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे गुण भरे हुए हो। उसके बाद आता है जैसे विचित्रा चिता, इसका मतलब होता है एक अनोखी सोच या विचित्र चित्र वाला, यानी कि कला प्रेमी जिसे हम कहते हैं। तो ये बताना था कि इन चारों में से किस राजा को ये सारी उपाधि दी गई थी। जैसे ऑप्शन में जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम फर्स्ट, दूसरी क्वेश्चन, फिर जैसे देखिए यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, विष्णु। तीसरा जो ऑप्शन है वो दे रखा है नरसिम्हा वर्मन, और चौथा दे रखा है शिवहा वर्मन। तो इन चारों में से बताना था कि वो रूलर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, महेंद्र वर्मन। तो देखिए अगर हम इस रूलर की बात करें तो ये कौन से वन से बिलोंग करते थे, जो पल्लव वन से बिलोंग करते थे, और ये काफी ज्यादा क्या थे, एक फेमस रूलर थे। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा था वो कब से कब रहा था, 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक रहा था। तो ये केवल शासक ही नहीं थे बल्कि इन्हें कवि, नाटक और कला भी काफी ज्यादा पसंद थी और इन्होंने क्या किया था, इसको संरक्षण भी दिया था। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मतविलासा प्रशासना यानी नामक एक संस्कृत घटना लिखी थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मस्तक विलासा कहा जाता है। उनकी कला और वस्तुकला प्रति रुचि के कारण ही उन्हें क्या कहा जाता है, विचित्रा भी कहा जाता है। और उन्हें उनके वो बहुत ज्यादा गुणी व्यक्ति थे, जिनकी वजह से उनको क्या कहा जाता था, गुना भारा भी कहा जाता था। तो ये सारी जो उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी, महेंद्र वर्मा को, यानी कि महेंद्र वर्मन को दिया गया था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से, क्लास 6 की अगर आपने हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी ना, एशियंट हिस्ट्री की बुक, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो फाहियान जो चाइनीज जो ट्रेवलर था, तीर्थ यात्री था, तो वो जब भारत के अंदर में आया था तो वो किसके रीजन में आया था। जैसे ऑप्शन ए था समुद्रगुप्ता, ऑप्शन बी था चंद्रगुप्ता सेकंड, ऑप्शन सी था कुमारगुप्ता फर्स्ट, और ऑप्शन डी था सकंद गुप्ता। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि समुद्रगुप्ता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2025 में हुए यूपीएससी प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से भी हमारा क्या चलता रहेगा, डिस्कशन चलता रहेगा। आप चाहे इस साल यानी कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबके लिए क्या रहने वाला, बेनिफिशियल रहने वाला है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।